हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार। इस पे मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा है। क्या था वो प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी। जी हाँ दोस्तों, इलास्टिसिटी को हमने कर दिया है ख़त्म। तो आज क्या करेंगे, एक नए प्रॉपर्टी को लेंगे एंड उसको डिस्कस करेंगे। अपना क्लास जो है ऐसे ही हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर भी तो करना है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो नए प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं, क्या है वो प्रॉपर्टी? सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आज हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे। देखो, एंड हम जितना सिंपल हो सके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं आज सरफेस टेंशन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टर्म्स है जो जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो ये पहले हम जान लेते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, ओके। देखो, कोई भी मैटर नेचुरली कितने स्टेट्स में रह सकते हैं? 3 स्टेट्स में, ठीक है, ये हमें पता है। पहला स्टेट क्या है? सॉलिड, दूसरा क्या है? लिक्विड एंड तीसरा क्या है? गैस। तो लिखते हैं उसको, सॉलिड, दूसरा क्या है? लिक्विड, तीसरा क्या है आपका? गैस। तो इनमें से जो लिक्विड एंड गैस है, ये दोनों स्टेट में फ्लो होने की टेंडेंसी होता है। अगर इसमें शेयर फोर्स लगा दिया जाए, शेयर फोर्स अप्लाई किया जाए, तो इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी आ जाता है एंड ये फ्लो होता है। तो इन दोनों को कहा जाता है फ्लूइड, ओके, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों हो गया फ्लूइड। एंड देखो, सॉलिड के केस में सॉलिड का जो मोलिक्यूल्स है, ठीक है, सॉलिड का एटम या फिर मोलिक्यूल्स जो है, ये अपना एक फिक्स पोजीशन पे रहता है, टाइट पोजीशन पे रहता है एंड उसी पोजीशन पे रह के ये वाइब्रेट होते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड के केस में लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है, ये थ्रू आउट द लिक्विड मूव कर सकता है एंड गैस के केस में भी वैसा होता है, ये भी मूव कर सकता है। एंड सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है, इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है। सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है लिक्विड का एंड सबसे ज़्यादा होता है गैस का। जिस वजह से गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में हर वक्त इधर उधर भागते रहता है, ठीक है। एंड खुले में अगर छोड़ दे, इसको खुले में छोड़ दे, तो ये कुछ सेकंड्स में वैनिश हो जाता है, गैस, पूरा गैस वैनिश हो जाते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का मामला। अभी देखो, अभी 2 चीज़ों को हम सीखेंगे अभी यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स, ओके, एंड एडेसिव फोर्स। शायद आपने ये नाम आज पहली बार सुना है, ओके। तो इसको मैं समझा रहा हूँ अभी। देखो, कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स, अगर सेम तरह की मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स है, सेम तरह की मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स है, या फिर सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं, तो इन पार्टिकल्स या फिर इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या है? एडेसिव फोर्स है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कहता है एडेसिव फोर्स। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, अब एक लिक्विड लेते हैं हम यहाँ पे, ओके, एक लिक्विड लेते हैं। एक जार पे हमने क्या लिया? लिक्विड लिया, कुछ लिक्विड लिया। अभी इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ये सिमिलर है, ओके, ये बिल्कुल सभी सेम होगा। इस लिक्विड के जितने सारे मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा? सिमिलर टाइप ही तो होगा ना। तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स एक्टिव है, ठीक है, जो अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव है उसे कहेंगे क्या? कोहेसिव फोर्स, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ है, ठीक है, सिमिलर टाइप्स का है। अभी एडेसिव फोर्स बात करते हैं। अभी देखो क्या है, मैंने एक वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है, एक लकड़ी का एक ऐसे ब्लॉक लिया, ओके। ब्लॉक के एक सरफेस में मैंने क्या लगा दिया? फेविकोल लगा दिया। फेविकोल लगाने के बाद और एक ब्लॉक लिया मैंने यहाँ पे, लकड़ी का ही और एक ब्लॉक लिया, ठीक है। तो इस सरफेस के साथ ये सरफेस को मैंने चिपका दिया, ओके। देन ऐसे कुछ घंटे रखने के बाद मैंने देखा कि ये दोनों लकड़ी का क्या हुआ, ये दोनों लकड़ी का
ब्लॉक जो है आपस में चिपक गया, ओके, आपस में चिपक गया, ये दोनों एक हो गया, ओके। तो ये कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था, फेविकॉल यूज़ किया था, ओके। फेविकॉल क्या है, फेविकॉल है आपका लिक्विड, ये है वुड, तो ये हो गया आपका सॉलिड, तो ये हो गया आपका सॉलिड, तो ये भी है वुड, ये हो गया सॉलिड, ओके। देखो तो क्या हुआ था, अभी वुड हुआ था, देन उसके बीच में क्या था, लिक्विड था, एंड फिर वुड था, ओके, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव हुआ, जिस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों वुडन ब्लॉक क्या हुआ, आपस में जुड़ गया, ओके, ठीक है। तो ये है एडेसिव फोर्स की वजह से, क्योंकि वुड का मॉलिक्यूल अलग है, एंड यहाँ पे जो लिक्विड हमने फेविकॉल यूज़ किया, ग्लू यूज़ किया, इसका मॉलिक्यूल अलग है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है एंड ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हुआ ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल हुआ ना, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से ये दोनों वुडन ब्लॉक आपस में जुड़ गया है, ओके। तो इस तरह की फोर्स को कहेंगे हम एडेसिव फोर्स, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सरफेस टेंशन के लिए, ओके। तो सरफेस टेंशन में कोहेसन एंड एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसीलिए इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था एंड हमने इसको समझ लिया। क्या एकदम सिंपल लैंग्वेज पे समझा, फिर सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव होगा उसे कहेंगे हम क्या, कोहेसन फोर्स, ठीक है, कोहेसिव फोर्स। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव होगा उसे हम कहेंगे क्या, एडेशन फोर्स, एडेसिव फोर्स, ओके। तो ये आपको सिर्फ सिंपल तरीके से याद रखना है। चलो अभी देख लेते हैं सरफेस टेंशन का मोलिकुलर थ्योरी कि ये सरफेस टेंशन क्यों आता है, देन उसके बाद सरफेस टेंशन में आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने क्या लिया, एक जार लिया, जार में मैंने लिक्विड डाला, इस जार में मैंने डाला क्या, एक लिक्विड, मान लेते वाटर, वाटर सबसे हर जगह अवेलेबल है तो वाटर को ही लेते हैं, ओके। और दूसरा कोई लिक्विड हमें मिला नहीं इसलिए हमने वाटर को डाल दिया यहाँ पे, ओके। तो वाटर के बीच बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इस वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, एंड उस मॉलिक्यूल्स के बीच क्या, कोहेसन फोर्स एक्टिव होगा, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या किस तरह की फोर्स एक्टिव होगा, कोहेसन फोर्स एक्टिव होगा, ओके। तो चलो अभी हमने क्या किया, हमने 3 मॉलिक्यूल्स को, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, मार्क किया। एक पहला ये इनसाइड द वाटर है एंड ये सरफेस पे है एंड ये भी है सरफेस पे, तो इसका नाम दिया मैंने ए, इसका बी एंड इसका सी। तो ये तीनों मॉलिक्यूल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अभी, ओके। देखो तो ये जो ए मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इनसाइड द वाटर है, वाटर के भीतर है, ओके। एंड इसका जो नेबरिंग जो इसके आसपास का जो सारे मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में कोहेसिव फोर्स एक्टिव हो रहा है, कोहेसिव फोर्स एक्टिव है, ओके। तो ये इसके आसपास का जो मॉलिक्यूल है इसको कोहेसन की वजह से इसको खींचेगा, इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए चारों ओर से इसको खींचेगा, जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सके, जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सके इसे खींचेगा, ठीक है। इसके चारों ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इसमें नेट फोर्स क्या आएगा, बोलो, चारों ओर से एकदम इक्वली खींच रहा है, तो इसमें नेट फोर्स आएगा आपका क्या, 0, या फिर रिजल्टेंट फोर्स आपका आएगा क्या, इसमें 0। लेकिन अभी चले जाते हैं बी के केस में, बी मॉलिक्यूल के केस में, जो कि सरफेस में है, जो मॉलिक्यूल अभी सरफेस में है, इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं, ठीक है। तब ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा एंड नीचे की तरफ सिर्फ नीचे की तरफ ही मॉलिक्यूल है, तो नीचे की तरफ ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। देखो अब आपको क्या लग रहा है कि ये फोर्स, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें नेट फोर्स क्या होने वाला है, ओके। नेट फोर्स क्या 0 होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नीचे की तरफ क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है, चारों ओर इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है, सिमेट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसमें नेट फोर्स आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा,
एंड सेम इसमें भी आपका नेट इक्वल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर बी मॉलिक्यूल एंड सी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, ओके, नीचे की तरफ एक्टिव होगा, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे का जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल सरफेस वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सरफेस में जितने सारे मॉलिक्यूल्स है, उन सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है, नीचे की तरफ खींचेगा। तब क्या होगा, सरफेस में एक खिंचाव डेवलप होगा पूरा सरफेस में, जो जितना भी फ्री सरफेस है, ठीक है, जितना भी सरफेस एयर के कंटैक्ट पे है, तो ये सारे, ये तो फ्री सरफेस है ना, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ये फ्री सरफेस हो गया आपका। तो फ्री सरफेस में जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचेगा, तो पूरा सरफेस पे एक खिंचाव डेवलप होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये लिक्विड वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर चाहेगा कि उसका जो पूरा सरफेस है, ठीक है, उसका जो फ्री सरफेस है, वो जितना मिनिमम एरिया हो सके उसका, ठीक है, जितना मिनिमम उसका एरिया हो सके करने की कोशिश करेगा, ओके। तो इसी खिंचाव को क्या कह देंगे हम, क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है, बात समझ में आया, सरफेस टेंशन क्या है, ओके। तो ये जो खींच रहा है, एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश कर रहा है ना, यही प्रॉपर्टी है आपका सरफेस टेंशन, ओके, समझ में आया। इसका डेफिनेशन भी हम अभी देख लेंगे, ओके, पहले हम समझ लेते हैं सरफेस टेंशन क्या है। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी लिक्विड अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करता है, ओके, कोई भी लिक्विड अपना सरफेस एरिया जो है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करता है, एंड जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड का सरफेस जो है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की जैसा बिहेव करता है, लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ओके, एक चारों तरफ से खींचा हुआ एक पर्दे की जैसा बिहेव करता है कोई भी सरफेस का, कोई भी लिक्विड का सरफेस। तो कुछ एग्जांपल, कुछ इमेज मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह से आपका हो रहा है, ओके। तो ये सारे चीज़ें जो आपको इमेज में दिखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। पहला, कोई भी वाटर ड्रॉपलेट या फिर रेन ड्रॉप जो आपका है, ये रेन ड्रॉप स्फेरिकल टाइप का क्यों होता है, क्योंकि स्फेरिकल का जो सरफेस एरिया है ना वो सबसे मिनिमम होता है। आप चाहे कोई भी जियोमेट्रिक शेप ले ले, ओके, कोई भी जियोमेट्रिक शेप ले ले, ट्रायंगल ले ले, आप स्क्वायर ले ले, आप रेक्टेंगल ले ले, ठीक है, कोई भी जियोमेट्रिकल शेप ले ले, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फेरिकल का होता है, ओके। इसीलिए रेन ड्रॉप स्फेरिकल टाइप का होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड में कौन सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी होता है, इसकी वजह से लिक्विड अपना सरफेस मिनिमम रखने की कोशिश करता है, एंड मिनिमम सरफेस किस पे होता है, स्फेरिकल का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसीलिए लिक्विड अपना जो शेप है स्फेरिकल रखने की कोशिश करता है, ओके, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम देखेंगे सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, ओके। चलो मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बोल के सुनाऊंगा। देखो सरफेस टेंशन क्या है, दो तरह से लिखा जाता है, एक आपका टेक्निकल लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से है, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ कि बोर्ड पे स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ, ओके, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से होगा, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ अ लिक्विड of which its free surface behaves like a stretch membrane and tends to have minimum surface area and supports comparatively heavier object placed over it causing slight depression on the surface of the liquid। okay, ये जो लास्ट जो टर्म है, लास्ट जो लाइन है, ठीक है, ये इसमें क्या कर रहा है, जब ये सरफेस एरिया, जब ये सरफेस कोई भी लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की जैसा काम कर रहा है, तो अगर हम इसमें कोई भी कुछ रखेंगे, थोड़ा सा हैवियर टाइप, ओके, कुछ रखेंगे, तो क्या होगा, ये टोटली ये मेम्ब्रेन को फूट के नीचे नहीं जाएगा, ओके, ये मेम्ब्रेन पे ही तैरेगा एंड थोड़ा सा मेम्ब्रेन में डिप्रेशन आएगा, ओके, ठीक है ना। देखो एकदम एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, एक इमेज शो कर रहा हूँ, बिल्कुल कुछ इस तरह से होगा, ओके। पानी के ऊपर जो मच्छर क्या तैरते हैं ना, तो ये मच्छर का जो लेग है, मच्छर का जो पैर होता है, ये पानी के अंदर नहीं चला जाता, ओके, ये
सरफेस के ऊपर ही रहता है, लेकिन जहाँ पे पैर होता है वहाँ पे क्या होता है, स्लाइट डिप्रेशन होता है, पानी का जो सरफेस है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। देखो कुछ इस तरह से इमेज में आपको शो हो रहा है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गया। चलो अभी टेक्निकल डेफिनेशन को देख लेते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस acting perpendicular to it on either side at every point and tangentially to the liquid surface at a particular temperature। तो टेक्निकल लैंग्वेज को भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इससे लिख सकते हैं। तो देखो ये एक सरफेस एरिया है और इसमें हमने अगर एक लाइन ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, एंड इस इमेजिनरी लाइन पे जो टेंसाइल फोर्स इसके दोनों तरफ लग रहे हैं ना, परपेंडिकुलरली इसके दोनों तरफ लग रहे हैं ना, जितना सारे पॉइंट हो सके सारे पॉइंट्स में क्या है, ये फोर्स लग रहा है दोनों तरफ। ओके, परपेंडिकुलरली लग रहा है एंड दोनों तरफ ही लग रहा है। ओके, एवरी पॉइंट पे। एक टेम्परेचर हमने ले लेता है, टेम्परेचर मान ले कोई भी एक टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस, कोई भी डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। तो ओके, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ले लेते हैं एंड पार्टिकुलर टेम्परेचर में ये जो अमाउंट ऑफ टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, इस अमाउंट ऑफ टेंसाइल फोर्स को कहते हैं सरफेस टेंशन। ओके, चलो ये हो गया सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसको किससे डिनोट करता है? सिग्मा से इसे डिनोट किया जाता है एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, अगर टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स क्या है? F है, एंड इसका जो लेंथ है ये अगर L हो तो कुछ इस तरह से आपका लिखा जाता है क्या? सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इससे आप SI यूनिट निकाले, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन एंड लेंथ का SI यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ओके, एंड डायमेंशन तो आपको निकालना आता ही होगा। मात्रा कैसे निकालते हैं बोलो? मात्रा निकालते हैं, फोर्स का मात्रा क्या है? MLT-2 एंड नीचे क्या होगा? नीचे क्या है? लेंथ है, लेंथ का मात्रा L, तो क्या होगा? MT-2। ओके, चलो ये हो गया सरफेस टेंशन का मामला। अभी बात करेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। ठीक है, अभी देखते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। टाइम बहुत कम है, हाफ एन आवर में जितना हो सके, 30 मिनट में जितना हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड ये जो सरफेस टेंशन है ये आपके सिलेबस में उतना डीप नहीं है। अगर जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, सिविल में है या फिर मैकेनिकल में है, तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक में सरफेस टेंशन फिर से आएगा, तब जाके आपको डीप में पढ़ना है, बहुत ही डीप में पढ़ना है। बेसिक फिजिक्स में सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट ही है, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं घुसेंगे, क्योंकि आगे तो पढ़ना ही है हमें। ओके, तब हमें डीप स्टडी करना है। ओके, हम सिर्फ अभी क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करके चलते हैं। ओके, ठीक है, जितना हमें पूछा गया है उतना करेंगे एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही ज़्यादा करेंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। सरफेस एनर्जी क्या है? ओके, देखो ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी लिक्विड अपना सरफेस क्या मिनिमम रखने की कोशिश करता है। तो मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन पे कोई भी लिक्विड का सरफेस इस तरह से था, इतना था, इसका एरिया इतना था। ओके, एरिया मान लेते हैं A1 था। ओके, अभी इस सरफेस में, इस लिक्विड में क्या आ गया? सरफेस टेंशन आ गया, जिसकी वजह से इसका एरिया क्या होगा? थोड़ा सा मिनिमाइज होगा, थोड़ा सा छोटा होगा इसका एरिया, क्योंकि चारों ओर से इसको खींच रहा है, सरफेस टेंशन आ गया है, इसीलिए ये अपना एरिया जो है मिनिमम रखने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं ये आपका मिनिमम एरिया है A2। ठीक है, ओके, तो क्या है, अभी देखो ये जो बाउंड्री लाइन था सरफेस का, इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इसका थोड़ा सा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लेते हैं ये है डेल्टा L। ओके, अभी सरफेस टेंशन के वजह से, सरफेस टेंशन लग रहा है फोर्स में लिक्विड में, एंड जिसकी वजह से हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपका वर्क डन हुआ। ओके, एरिया A1 से A2 बनाने के लिए थोड़ा सा वर्क तो हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क तो हुआ है। ठीक है, कितना वर्क हुआ है?
वर्क डन कितना हुआ है बोलो, वर्क डन हुआ है आपका सरफेस टेंशन डेल्टा एल, ओके ठीक है, इतना हुआ है आपका सरफेस वर्क डन, कितना हुआ है, इतना हुआ है। एंड यही जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, यही जो वर्क डन हुआ है ना, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, इसी लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये जो वर्क डन हुआ इसको मिनिमाइज करने के वजह से ये जो वर्क डन यहाँ पे हुआ है, यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सरफेस लिक्विड में स्टोर हो जाएगा। ओके, तब जाके हम अगर फिर से इसको A2 से A1 बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से हम अगर A2 से A1 बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब इसका एरिया इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तब इतना ही वर्क डन हमें करना है, तब जाके क्या होगा आपका ये एरिया A2 से A1 हो जाएगा। ओके ठीक है ना। तो देखो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिक्विड में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, अभी सरफेस एनर्जी को हम सरफेस टेंशन की टर्म पे लिखते हैं, या फिर सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी की टर्म पे लिखते हैं। कैसे, देखो सरफेस टेंशन मतलब क्या है, फोर्स अपन लेंथ। ओके, यही तो था ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन था। अभी क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल्टा एल हुआ ना, डेल्टा एल मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, डेल्टा एल मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, तो क्या होगा, फोर्स मतलब न्यूटन, डेल्टा एल किसका, लेंथ, डेल्टा एल तो लेंथ है ना, छोटा सा लेंथ है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा मीटर, एंड लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, एंड डेल्टा एल यहाँ पे भी है, मीटर है, तो ऊपर क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और नीचे हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन मीटर मतलब जूल, जूल किसका एनर्जी है, जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, एंड ये हो गया आपका एरिया। ओके, तो ये जो हुआ जूल पर मीटर स्क्वायर, ये ही है आपका क्या है, वर्क डन हो रहा है, पर यूनिट एरिया पे वर्क डन हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, सरफेस एनर्जी। क्योंकि हम अभी पता चला हमें, ये जो वर्क डन हो रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सरफेस में स्टोर हो जाता है। ओके, जिसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, सरफेस एनर्जी। ओके ठीक है, तो आप सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन के टर्म पे भी लिख सकते हैं, एंड सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी के टर्म पे भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें एक ही है। ओके ठीक है, चलो सरफेस एनर्जी का जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, कि इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म। ओके ठीक है, सरफेस एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ओके ठीक है, चलो अभी ये हो गया सरफेस एनर्जी। तो आप सरफेस एनर्जी का ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं, सरफेस एनर्जी का ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसको सरफेस एनर्जी का ऐसा यूनिट, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके ठीक है, अपन एरिया, तो ये आप जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, एंड इसको सरफेस टेंशन की टर्म पे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सरफेस एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो गया आपका, ये हो गया। एंड इसका अगर आप निकालेंगे क्या डायमेंशन, तो डायमेंशन भी सेम होगा। क्यों, अगर यहाँ से आप लिखते हैं तो भी होता है, यहाँ से लिखते हैं तो भी हो सकता है, तो यहाँ से लिखते हैं। चलो अभी ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन मतलब हो गया आपका, इसका कुछ डायमेंशन इस तरह से होगा, एंड एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। ओके ठीक है, तो कट जाएगा एल स्क्वायर, रह जाएगा क्या mt-2। यही तो था ना सरफेस टेंशन का, क्या यही तो था ना सरफेस। इसका भी अगर निकालेंगे तो यही निकलेगा, इसका भी निकालेंगे तो यही निकलेगा। एंड ये क्या है, ये है सरफेस टेंशन का डायमेंशन। तो हमें ये पता चल चुका है सरफेस एनर्जी का जो यूनिट है एंड सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो सेम है, एंड सरफेस एनर्जी का जो डायमेंशन है सरफेस टेंशन का भी वही डायमेंशन है, सेम है। ओके ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। चलो तो आप सरफेस टेंशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अदर लैंग्वेज क्या है, सरफेस टेंशन इज़
also be defined as the stored potential energy of the surface film per unit area। ठीक है, कोई भी सरफेस पे पर यूनिट एरिया पे जितना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसी को कह सकते हैं हम सरफेस टेंशन। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, मोलिकुलर थ्योरी हमने समझ लिया, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स हमने समझ लिया, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन भी समझ लिया, सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन भी समझ लिया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो आगे हम क्या सीखने वाले हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। ठीक है, टाइम बहुत कम है इसीलिए आज छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, देखो कोई भी सरफेस पे, कोई भी सॉलिड सरफेस पे मैं अगर किसी भी लिक्विड का कुछ ड्रॉप गिराता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लिक्विड है एंड ये आपका क्या है, एक सॉलिड सरफेस है। ठीक है, सॉलिड सरफेस के ऊपर मैंने क्या लिक्विड का ड्रॉप गिराया। ओके, तो लिक्विड ने अपना कुछ शेप इस तरह से बना लिया। ओके, बना लिया। तो देखो ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ से कांटेक्ट जो है शुरू हो रहा है एंड यहाँ से ख़त्म हो रहा है। इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ से कांटेक्ट जो है शुरू हो रहा है एंड यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब इस कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने अगर लिक्विड सरफेस का एक टेंजेंशियल ड्रॉ करें, एक अगर टेंजेंट ड्रॉ करें लिक्विड सरफेस में कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने लिक्विड सरफेस का एक टेंजेंट बनाया। ओके, लिक्विड सरफेस का एक टेंजेंट बनाया एंड हम अगर अंदर की लिक्विड के अंदर की अगर एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है, ये टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट है, ओके, इस टेंजेंट एंड लिक्विड के अंदर का जो एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल को अगर हम मेजर करेंगे तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा लिक्विड के अंदर लिया जाता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर मेजर किया जाता है। अगर हम यहाँ से लेते तो बिल्कुल केस यहाँ से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते तो कुछ इस तरह से टेंजेंट होता एंड यहाँ पे भी हम अंदर की तरफ ही काउंट एंगल को मेजर करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये दोनों एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, चलो अब इस एंगल का रोल क्या है, ये एंगल अगर 90 से कम होता है तो क्या होता है, ये एंगल अगर 90 से ज़्यादा होता है तो क्या चेंजेस आता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, एंड वहाँ पे हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि है कैपिलैरिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। ओके, तो ये जो अगला क्लास आने वाला है, कल तो नहीं आएगा, परसों आएगा। ठीक है, तो परसों हम सरफेस टेंशन को पूरा कर देंगे ख़त्म। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सरफेस टेंशन में वो है कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलैरिटी राइज एंड कैपिलैरिटी फॉल। तो ये हम अगले क्लास पे करने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू वेरी मच।